जीवन के अंदर एक बात याद रखिएगा आप कि किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है। सूरज भी जो है धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है ना साहब, वही संसार को प्रकाशित करता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आपका। ग्रेड सेकंड हिंदी हेतु जो कहानी लगी हुई है उसने कहा था, उसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। कहाँ से क्या सवाल बन सकता है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। और इनकी पीडीएफ, कई सारे मैसेज और कॉल भी है कि इनकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दो हमें। तो टेलीग्राम पर जैसे ही व्यवस्था बनती है, जैसे मुझे समय मिलता है, मैं आपको टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ है जो दे दूंगा। ग्रेड फर्स्ट भी हमारा चल रहा है साथ साथ में, और ग्रेड सेकंड का भी मैं आपको पाठ्यक्रम जितना मुझे जो समय मिल रहा है निःशुल्क रूप से आपको मैं करवा रहा हूँ। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देख लो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने कवि आदि गणेश हिंदी, ठीक है, जिस पर 6100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए साथियों। उसने कहा था, अपनी जो कहानी है इसके लेखक हैं अपने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब इसके लेखक हैं। तो पहले इनका परिचय देख लेते हैं। परिचय से भी कई बार सवाल है जो पूछा जाता है। देखिए साहब, जो गुलेरी साहब है, 1883 ईस्वी में जन्म, 1922 में निधन। ये इनका जीवन अवधि है, जीवन काल है। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। हिंदी कहानी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जन्म होता है जयपुर में, राजस्थान के हैं अपने, तो ये विशेष तौर से और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जयपुर में जन्म होता है गुलेरी साहब का। बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। साहित्य के अंदर रुचि थी साहब इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक है जो विस्तृत था। इन सभी क्षेत्रों के अंदर ज्ञानार्जन में लगे रहे थे। उसने कहा था, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, ये कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। तो ये सवाल बहुत अच्छा बन जाएगा यहीं से। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो साहब 1915 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उन्होंने सुखमय जीवन, ये भी सवाल एक बार पूछा गया है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। तो सवाल बन जाएगा क्या, निम्न में से गुलेरी साहब की कहानी नहीं है? उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और एक कुछ और दे दिया, ठीक है। तो तीनों तो ये इनकी कहानी है, कुछ और दे दिया, वो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, तीनों को आप याद रखिएगा। वहीं आगे हम बात करें तो कछुआ धर्म, मारे से मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के, निबंधों के अंदर ये प्रतिमान है। निबंध कला के निबंधों के अंदर भी उन्होंने विशेष जो काम किया है। एक मासिक पत्र निकलता था समालोचक, उसका इन्होंने क्या किया, संपादन भी किया था। समालोचक, तो समालोचक आप पूछ लिया जाए, समालोचक पत्र था मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक या वार्षिक? तो आपको ध्यान में रखना है मासिक समाचार पत्र था ये अपने समालोचक जो था, ठीक है। एवं वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी जुड़े रहे, और 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन है जो हो जाता है साहब। आज जो कहानी देखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, इस कहानी के विषय में थोड़ी सी हम और जानकारी लेते हैं, इसके अंदर है क्या। तो देखिए साहब, उसने कहा था जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध समय 1914 से 1918 के मध्य जो चला था, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, ठीक है। युद्ध के समय की मार्मिक कहानी है ये, जिसका जो कथानक है, इस कहानी के अंदर जो है प्रेम देखने को मिलेगा, आपको त्याग देखने को मिलेगा, और कर्तव्यनिष्ठा है जो देखने को मिलेगी। इन सब बातों को केंद्र में रखकर उसने कहा था कहानी को रचा गया है। अमृतसर के कहाँ रची गई है, ये कहाँ का संदर्भ है इसमें? अमृतसर के बाजार का दृश्य देखने को मिलेगा, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम देखने को मिलेगा, महायुद्ध का वातावरण आगे देखने को मिलेगा, और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है साहब। ये कहानी प्रारंभिक जो चहल पहल है उससे लेकर जो निश्चल प्रेम है वहाँ से प्रारंभ होती है। प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ है जो पार करती, वही मृत्यु शैया पर है जो समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है।
प्रेम की वजह से वेदना और फिर उत्सर्ग उसका नहीं है, यह कर्तव्य की प्रसन्नता का है। आंचलिक शब्द भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके साथ साथ यथार्थ और उत्कट भाव व्यंजना है जो इस कहानी में हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। चलिए साहब कहानी की ओर बढ़ते हैं, हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। साथियों फिर कह रहा हूँ, आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से यहाँ पर पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। मुझे जितना जो समय मिलेगा उसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको नियमित रूप से प्रयास करूँगा आपको क्लासेज देने के। फिर भी आपको लगता है कि नियमित रूप से यहाँ पर नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप बाज़ार के अंदर महंगे महंगे कोर्स भी चल रहे हैं, वहाँ पर कोर्स भी खरीद के जो अध्ययन कर सकते हैं। कुछ एक 2-4 साथियों का ही कहूँगा मैं, तो उनके कमेंट आए, मैसेज आए कि आप टाइम पर नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, मतलब बोलने का लोगों का लहजा भी कुछ अलग हो जाता है। बाकी जितना जो समय मिल रहा है बिल्कुल वो भी निःशुल्क रूप से इतना कुछ करवा दिया आपको, इतना कुछ करवाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप भी धैर्य रखें, काम हो जाते हैं। चलिए साहब कोई बात नहीं, फिर भी प्रसन्न रहिए, आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। प्रारंभ करते हैं कहानी को। उसने कहा था को बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, ये इक्के वाले जो बोलते रहते हैं उससे, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। कि अमृतसर के अंदर जो बम्बू काट वाले हैं उनकी बोली से सीखिए, उनकी बोली का मरहम लगाइए आप। वो ताना भी देते हैं, कुछ सुनाते भी हैं, तो इतने प्यार से कि अगले को बुरा भी नहीं लगे। देखेंगे आगे कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, मतलब चाबुक मारते हुए उस पर कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, यानी कि जो राह में चल रहे हैं उनको दिखाई नहीं देता और बीच में चलने लग जाते हैं, तो आंखों के न होने पर तरस खाते हैं वो। और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीत कर, किनारों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते कि यार इसके ऊपर चढ़ा दिया हमने, लग गई इसके। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिद्ध में जो चले जाते हैं, बिल्कुल सीधा अपने चलते जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, उन इक्के वालों की बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर शब्र का समुद्र उमड़ा कर क्या कहते हैं वो इक्के वाले, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। बादशाह से तात्पर्य यहाँ पर है बादशाह, तो ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान सा है लेकिन पूछो। हटो बादशाह, हटो बादशाह, मतलब इस तरीके से प्यार से बोलते हैं और ताना भी कसते कि हटो यार कहाँ लगे हो। कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं, बीच में से निकलते जाते हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ लेकर जा रहा है। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को है जो हटना पड़े। जी और साहब बोलेंगे ना तभी वो हटेंगे कि हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। जीभ चलती तो है लेकिन मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। किनकी? इन इक्के गाड़ी वालों की, यहाँ वालों की, अमृतसर वालों की। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, चितौनी का अगर पूछ लिया जाए आपसे तो चितौनी का अर्थ हो जाएगा साहब क्या? चेतावनी। चितौनी का क्या अर्थ हो जाएगा? चेतावनी। देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। बचनावली यानी वो ऐसे बोलते हैं फिर क्या, हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पोता प्यारिए, अपने बच्चों को प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में समाज में इनके अर्थ हैं क्या कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो राह में चलने वालों को ऐसे बोलते हैं, वो बीच में आने वाले। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की, तो ये सब कौन बोलते हैं? बम्बू काट वाले। बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं साहब। अब इन सबसे बचते बचाते निकलते, उसके बालों और इसके सुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। ठीक है, लड़के और लड़के के बालों और इसके ढीले सुथने से यानी पजामे से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। और वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। तो यहाँ से सवाल बन जाएगा, पहला सवाल ये कि लड़का किस लिए आया था दुकान पर? किस लिए आया था? मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था लड़का, तो ठीक है। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और यह कौन? जो लड़की है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने
आई थी। ठीक है। दुकानदार एक परदेशी से गुत रहा था, मतलब एक दूसरा अनजान व्यक्ति था, परदेशी था, अपरिचित था, उससे जो लगा हुआ था, उससे मातापाची कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना है जो हटता न था, उससे है जो वो बातचीत कर रहा था, पंगा कर रहा था। तेरे घर कहाँ है? लड़का पूछता कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? फिर लड़की कहती है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? फिर लड़का पूछता कि यहाँ कहाँ रहती है? तो यहाँ कहाँ रहती है लड़के का कथन है, पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना। तो लड़की क्या बोलती है? लड़की बोलती है अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। कि अंतर सिंह की बैठक में है और वे मेरे क्या है, मामा लगते हैं। अब लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ पर आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो पूछ लिया जाए लड़के के मामा का घर कहाँ है? तो कहाँ है? गुरु बाजार के अंदर। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, ये 3-4 सवाल यहाँ से, तो ध्यान में रखिएगा। मैं प्रयास करता हूँ बहुत सरल ढंग से, बहुत आसानी से आपको समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि कैसे क्या सवाल बनते हैं। तो आप भी अपना दायित्व का निर्वहन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के विषय में बताइए और जोड़िए उनको। इतने में दुकानदार निपट जाता है अपने उस परदेशी से और इनका सौदा है जो देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं, लड़का और लड़की। कुछ दूर जाकर लड़का है जो मुस्कुरा कर पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। अब लड़के के मन में प्रेम जागृत होता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो लड़का क्या कहता है मुस्कुराकर तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की है जो कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती, कि धत ये कहकर दौड़ जाती है। लड़का है जो मुंह देखता रह जाता है, साहब कोई बात नहीं, चलो। दूसरे तीसरे दिन फिर सब्जी वाले के यहाँ फिर दूध वाले के यहाँ अचानक है जो दोनों मिल जाते हैं वापस। और महीना भर यही सिलसिला है जो यही चलता रहता है। 2-3 बार लड़का फिर से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, बता तो सही यार। उत्तर में वही मिलता है क्या, धत। ठीक है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के को संभावना थी कि नहीं हुई होगी, यही उत्तर मिलेगा अपने अनुसार, अपनी संभावना के अनुसार। लेकिन लड़के की संभावना के विरुद्ध है जो बोलती है, उत्तर आता है हाँ हो गई, हाँ हो गई, लड़की का कथन है। तो लड़का फिर बोलता है कब? कल। लड़की क्या कहती है? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ शालू यानी ओढ़नी। लड़की है जो भाग गई। और भाई साहब अब लड़के का यहाँ पर क्या है, दिल टूट जाता है साहब, ब्रेकअप वाली फीलिंग आने लग जाती है उसको। लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोरी में है जो ढकेल दिया, क्योंकि दिल टूट गया था एक तरीके से। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई है जो कोई उसको गिरा दिया, एक कुत्ते के है जो उठा के पत्थर मार दिया, एक गोभी वाले के ठेले में जो दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की जो उपाधि पाई, उससे टकराया तो वैष्णवी ने कहा बाला ने कि पागल है क्या, अंधा है क्या। और तब इतनी सारी घटना होने के बाद है जो घर पहुंचता है कौन, लड़का। तो यहाँ से ये सवाल भी पूछा जा सकता है, वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि किसने पाई? वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि किसने पाई? तो किसने पाई? लड़के ने। ठीक है, सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। तो हर एक जगह अपनी बुद्धि, कान, आँख, मस्तिष्क सब खुले रखो साहब। आगे देखिए, प्रसंग बदलता है, आगे की घटना आती है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में यानी खाइयों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा लुधियाने से जाड़ा। और मैं और बर्फ़ ऊपर से ये हो रहा है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, पिंडियों तक, घुटनों से नीचे जो होती हैं पिंडलियाँ, यहाँ तक है जो कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन है जो कहीं दिखती नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके इतने तेज होते हैं कि कान के पर्दे फट जाए। सारी खंदक है जो, सारी खाई है जो हिल जाती है। ये कहानी आपने पहले भी देख रखी होगी, बहुत अच्छी है। और 100 गज धरती है जो उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े, इससे बचे तो लड़े ना। नगर कोर्ट का जलजला सुना था, नगर कोर्ट का जलजला भी सुना था हमने। और यहाँ तो दिन में क्या है, 25 जलजले होते हैं साहब। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई, कि खंदक से बाहर थोड़ा साफा जोड़ से मुंडे निकल गई ना, या कोहनी भी निकल गई, तो चटाक से गोली लगती। थोड़ा सा ऊपर दिखाने के सामने से गोली आती, काम तमाम। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो ये दुश्मन जो हैं उनके लिए कि न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं फिर घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं।
लहना सिंह कहता है, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों तक क्या है जो रिलीफ है जो आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या रिलीफ आने के बाद 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर है जो सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, उसी मेम के बाग में सोए रहेंगे जिसके मखमल का सा एक हरा हरा घास लगा हुआ है कि मखमल का ये पूरा फल और दूध की है जो वर्षा कर देती है वो मैडम। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, हम तो लाख कहते हैं कि पैसे ले लो मैडम जी, पर नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कौन कहती है? ये फिरंगी मेम है जो कहती है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी है साहब, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अब जो जिसका काम होता है उसको कई दिनों तक उसमें उस मोर्चे पर डटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो फिर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो करना चाहता है, जिसके लिए वो बना है, तो फिर वो झुंझलाहट सी होती है। तो बिना फेरे तो घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े फिर सिपाही, उसको झुंझलाहट होती है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च तक का हुक्म मिल जाए साहब, बस मार्च तक का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला ही है जो मार कर है जो न लौटूं, अकेला ही मार दो, मैं सल्टा दूँ इनको, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो, न लौटूं तो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था ना, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो और सल्टा देता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा कर बोलता है, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं साहब, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो फिर क्या होगा? तो ध्यान में रखना, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। किसका कथन है? हजारा सिंह का कथन है। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं, यानी सूरज निकलता नहीं है, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झरने पानी है जो निकल रहा है एक तरीके से। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी, थोड़ी सी धावा बोल देना है तो थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाए, नहीं तो यहीं ठंड से मर रहे हैं। उद्यमी यानी एक तरीके से चंचल स्वभाव, शरारती। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल तो चल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी है जो बाहर फेंको। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी है जो बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में जो चक्कर लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक यानी मस्करा, मजाकिया, एक तरीके से हंसी मजाक करने वाला। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, तो कि वजीरा सिंह या पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ध्यान में रखिएगा आप इसको आप ध्यान में रखिएगा साहब कि वजीरा सिंह पलटन का क्या था? विदूषक था। ठीक है, आगे देखिए। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। मैं क्या बन गया हूँ? मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण अब। और इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल है जो फट गए। तो मैं पादा बन गया हूँ, कौन कहता? वजीरा सिंह। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो तुम, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे हैं जो यहाँ पर लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, अलग अलग जगह अलग अलग तौर तरीके हैं। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है। कौन? फिरंगी मेम। ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझते हैं कि राजा है जो बुरा मान गया।
अब मेरे मुल्क के लिए जो लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब माधव बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे है जो उड़ाते थे और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते थे। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते थे। तुम यान कौन है यहाँ पर? लहना ही है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। किसके पहरे पर? बोधा सिंह के। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, तुम कहीं कमज़ोर मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे है जो नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो यार, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे माथे के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की है जो छाया होगी। आगे बढ़ता है कथानक। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर है जो सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, दोनों को नज़र रखे हुए है। बोधा सिंह करा रहा है, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। तो लहना सिंह ने फिर कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो बोधा? पानी पीकर बोधा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। किसका कथन है? लहना का कथन है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? बोधा कहता कि और तुम क्या करोगे फिर? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। बोधा कहता कि ना नहीं पहनता मैं, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी। फिर उसे बोलता गर्म जर्सी मैं पहन लूँगा, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, सही बताओ? अरे और नहीं, झूठ की झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा होता है। मेम की जर्सी कथा केवल कथा ही थी। मेम की जो जर्सी की कथा थी कि जर्सी भेजी है, वो केवल कथा ही थी, कहानी थी। आधा घंटा बीतता है, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। खाई के मुंह से आवाज़ आती, क्या सूबेदार हजारा सिंह? तो ये बोलता है कि कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, 50 के तकरीबन, उससे ज़्यादा नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है, और वहाँ 15 जवान खड़े करके मैं आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ है जो ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी है जो हुज्जत हुई, बड़ी बहस हुई। कोई रहना नहीं चाहता था, सब चलना चाहते, सब युद्ध करना चाहते थे। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर है जो खड़े हो गए। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर है जो सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, लो तुम भी पियो। किसका कथन है? लपटन साहब का। तो आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया था एक तरीके से, और मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा और बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। अरे यार, लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने फिर जांचना है जो चाहा कि लपटन है कि नहीं है वास्तव में। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह का कथन है। लहना सिंह उसकी जांच करें कि लपटन है कि नहीं वास्तव में। कि क्यों साहब, आप करें?
हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या ये संदेश, ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगदारी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का शिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लपटन कहता, जो नकली बना हुआ है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, माचिस ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में जा घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने ही दी होती, थोड़ा सा सोने दिया होता यार। होश में आओ, लहना बोलता है, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं। लेना कहती कि लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। तो लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कौन आया? जर्मन आया था। ये सवाल भी ध्यान में रखना। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को जो सिगरेट दिया है। तो अब क्या करें? अब मारे गए हैं, धोखा है, सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, बिल्कुल आवाज़ नहीं हो, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि हुक्म तो यही है। अरे ऐसी तैसी हुक्म की, हुक्म को छोड़ो तुम। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, जमादार लहना सिंह सबसे बड़ा अफसर है यहाँ पर, वो तो चले गए, तो उसका हुक्म है, तुम उसका हुक्म मानो। मैं लेफ्टिनेंट साहब के जो खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख हैं, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के है, जो बराबर होता है। चले जाओ तुम। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा जो बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिस सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। साहब जैसे वो लगाने वाला था उनके, धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, जो लेफ्टिनेंट साहब बना हुआ था फर्जी, और साहब मीन गोटे कहते हुए जो चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के जो हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गायें होती है और 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। उसको परख रहा था तब बोल रहा था ये लहना उसे। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। कि 3 महीने पहले की बात है, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था और औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में
आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के मंडियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार राज्य है जो सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। तो डाक बाबू कौन था? तो ध्यान में रखना, पोलू राम। डाक बाबू क्या नाम था? पोलू राम। पूछा जा सकता है ये। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर है जो कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो कि मैंने उस मुल्ला को भी ठीक कर दिया था। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया जो कर दी, उस नकली लपटन को सल्टा दिया लहना ने। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया उस कुत्ते को। औरों से सब हाल है जो कह दिया कि ये चल रहा है यहाँ पर। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर जो बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ से 8 लहना सिंह तक जो मार रहा था। तो 70 सैनिक जर्मन चिल्लाकर खाई में है जो घुस पड़े। ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना 70 पर खड़ा था यहाँ पर, और लेटे हुए थे, और वे थे 70 यहाँ पर। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर जो पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना है जो शुरू कर दिया था साहब। एक तरीके से मतलब बिल्कुल एक तरीके से घोर तरीके से, संगीन तरीके से जो वो आगे बढ़ रहे थे। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु दी जी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या फिर करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए हैं। सिखों में कितने के प्राण गए? 15 के प्राण गए हैं। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में भी एक गोली लगी। उसने घाव को कंधक की गीली मिट्टी से पूर लिया, यानी गीली मिट्टी जो उसमें दबा ली, गीली मिट्टी से भर लिया घाव को, और बाकी का साफा है जो कसकर कमरबंद की तरह है जो लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव है जो भारी घाव हो गया, एक तरीके से भारी घाव लग गया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम है जो सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। बाण भट्ट की भाषा में हवा किस प्रकार की कहलाती थी? कैसा कहा था बाण भट्ट ने हवा के लिए कि दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से जो चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब है जो मारे जाते। तो इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने भी है जो सुन ली थी साहब। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की जो गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर जो आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, एक तरीके से कर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार ने कहा लहना कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदार ने जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ कि तुम चले जाओ, अगर सौगंध है तुम्हें यहाँ रुके तो। और तुम, सूबेदार का कथन है, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना,
और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। तो सूबेदारनी ने कहा था। अब क्या कहा तो वाक़या देखते हैं। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा है, साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तो खुद ही है जो कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, ये एक तरीके से भीग रहा है खून से। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है साहब, ऐसा कहा जाता है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जन्म भर की जो घटनाएं वो एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। अब जो शुरुआत में आप पढ़ रहे थे जो लड़के वाला, तो वो लड़का लहना सिंह ही था साहब। ठीक है, अब देखिए आगे क्या प्रसंग बनता है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है साहब, अमृतसर में मामा के यहाँ पर आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की है जो मिल जाती है। तो उस समय वो लड़की कितनी थी? 8 साल की, और ये 12 साल का। ध्यान में रखना। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला शालू ओढ़नी। सुनते लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे यार, तू ज़्यादा स्टोरी मत पूछ, मुझे दर्द हो रहा है। 25 वर्ष बीत गए हैं उस बात को आज। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो पूछ लिया जाए लहना सिंह कहाँ पर जमादार हो गया? नंबर 77 राइफल्स में, इस रेजिमेंट में। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर, ये वजीरा को बता रहे सारे कि 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने में वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ तुम वापस। और साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं। सूबेदार कौन? हजारा सिंह। और यहाँ पर वजीरा सिंह को बता रहे हैं कि और बोधा सिंह बेटा कि लाम पर चले जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आ जाना, साथ ही चलेंगे। तो सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पर है जो पहुँचता है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। कि सूबेदार कहता है लहना को कि सूबेदारनी तुमको जानती है, तुम्हें बुला रही है, जा मिला एक बार उसे। तो लहना सिंह भीतर पहुँचता है। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो ये फिर बहावों की टकराहट से मूर्छा खुली। जब ये फीलिंग वाली बातें उसने कही तब वो जो बरसों की जो मूर्छा थी वो खुली एकदम से, करवट बदली और पसली का घाव है जो बह निकला। फिर वजीरा पानी पिला दो, उसने कहा था। कि उसने कहा था क्या? कि स्वप्न चल रहा है, सूबेदार ने कह रही है मैंने तेरे को, ये सारी की सारी बातें आ रही है याद, स्मृति में साफ साफ चल रहा है कि स्वप्न चल रहा है। सूबेदार ने कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ तुम्हें मैं। सूबेदार ने कह रही है मेरे तो भाग फूट गए हैं, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाले का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो तीनों की तीमियों की मैं भी सूबेदारनी है जो सूबेदार जी के साथ है जो चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुई से 1 ही बरस हुआ है। बेटा कौन है? बोधा। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी जिया नहीं। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। नहीं सूबेदार और वो बेटा। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ मैं। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली जाती है अंदर। लहना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। फिर वजीरा को बोलता है कि पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तो पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? किरत सिंह।
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में अब आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप है जो टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिनों बाद में पढ़ा क्या कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये नंबर 77 सिख राइफल जमादार था लहना सिंह, और किस सूची में? 68वीं सूची के अंदर। तो ये था साहब अपना अध्याय, अपनी ये कहानी। ये शब्दार्थ मैंने आपको पहले बताए दिए सारे। कैसी क्या लगी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। शेयर करें सभी दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके वीडियो से। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 6100 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, एक आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे पढ़ाई से संबंधित, तो उस वहाँ पर आप जाकर देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ऊर्जावान महसूस करेंगे वहाँ पर आप। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।